नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 10 जून 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय का निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 4399 दिन पूरे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और आपको बता दें कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। ये मैजिक संख्या या दिनों का आंकड़ा नहीं, ये स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक युग से दूसरे युग में संक्रमण की गवाही है। नेहरू युग की शुरुआत के बाद लगभग 7 दशक बीत गए। उस दौर में लोकतंत्र की नींव पड़ी, संस्थाओं का निर्माण हुआ और आज मोदी युग की स्थापना हो चुकी है, जहां विकास, सुशासन, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी जा रही है। लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश पाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल व्यक्तिगत रूप से ये रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की निरंतरता को भी प्रमाणित किया है। और ये उपलब्धि लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगातार पीएम पद पर 4399 दिन पूरे कर लिए हैं और सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ये। आपको बता दें कि 10 जून 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबे समय का निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4399 दिन पूरे करते हुए प्रधानमंत्री देश के सबसे लंबे समय तक के सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये महज सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि दिनों का आंकड़ा भी नहीं है। ये स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक युग से दूसरे युग में संक्रमण की गवाही है, शुरुआत है। लोगों का भरोसा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और पूर्ण बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बने। लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब याद किया जाएगा, क्योंकि अब तक जहां लोग जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते थे, सबसे लंबे वक्त वो प्रधानमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने एक्स के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी थी। उसके बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे और 12 साल पूरा होने पर सीएम सम्राट ने बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने पत्र लिखकर बधाई दी और बिहार को मिल रही सहायता का भी उन्होंने जिक्र किया। और बिहार को मिली विशेष आर्थिक सहायता, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसका भी जिक्र उन्होंने किया। बाढ़ नियंत्रण, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होना, नए एयरपोर्ट का विकास होना, ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम हैं जिसकी जानकारी इस लेटर में सम्राट चौधरी की तरफ से दी गई है। 12 साल केंद्र में पूरा हो चुका है और ऐसे में देखिए अलग अलग तरीकों से राज्य भी इस 12 साल को याद कर रहे हैं, जिसमें बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से लेटर लिखा गया है। यह लेटर भी आपको दिखा रहे हैं। 12 साल पूरा होने पर सबसे पहले बधाई दी गई। बिहार को मिलने वाली सहायता के बारे में जिक्र हुआ। सम्राट चौधरी ने पत्र लिखकर उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया है जिसको केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है और लगातार उसको विकसित किया है। तो देखिए, दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग करेंगे। सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली जाने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी दिल्ली जाएंगे। बैठक में विकसित भारत अभियान के रोड मैप पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख दल शामिल होने वाले हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बैठक में सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर के विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी रणनीति, राज्यों के साथ समन्वय और संगठन को और मजबूत करने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और वहीं बंगला और सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। क्या कहा और क्यों ये राजनीति हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। बिहार में बंगले पर तेज हुई सियासत, सुरक्षा परिवार पलटवार तक पहुंची और अब चीफ स्तर तक पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार की ओर से राबड़ी देवी को भेजे गए 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस और लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती का फरमान इतना खराब लगा कि उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के लिए विवादित शब्द के इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने पलटवार किया। विजेंद्र यादव ने कहा, 9वीं फेल को क्या ज्ञान है? तो क्या कहेगा, आप ही बताइए क्या कहेगा। विरोधी जो मतलब बोलता है, 9वां फेल लड़का है तो उसको क्या ज्ञान है कौन सब का इस्तेमाल कर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का असर एक बार फिर से चर्चा में है और वार पलटवार का दौर तेज है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सीएम सम्राट चौधरी के लिए कहा है, उस शब्द का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते, लेकिन नेताओं को एक सलाह जरूर दे सकते हैं कि कुछ भी बोलते समय कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो जरूर रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के दिए गए एक आपत्तिजनक बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता लखिंद्र पासवान ने पलटवार करते हुए उन पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। सबको बिहार के जनता ने नकार दिया है और जिस व्यक्ति को बिहार के जनता ने ही नकार दिया, अब तो उनका अपना विधायक भी छोड़ दिया, अपनी बहन भी छोड़ दी, अब तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी लोगों ने नहीं छोड़ा उन्हें। अब जब बंगला जा रही है उनकी माता जी वाला, सरकारी बंगला के जो लोग अपनी बपूती संपत्ति समझ लेता है, तो असली खुन्नस जो है ना उनके बंगला का है। और बंगला का खुन्नस जो है वो माने मुख्यमंत्री जी पर, माने प्रधानमंत्री जी पर अलूल जरूर बोल कर करेंगे। एक और जहां 10 सर्कुलर रोड की जगह पर 39 हार्डिंग रोड अलॉट होने पर लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात सड़क किनारे समय काटने को मजबूर हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही पटना के सबसे ज्यादा चर्चित बंगलों में से एक 10 सर्कुलर रोड के बाहर की। पहली तस्वीर में 10 सर्कुलर रोड के बाहर हरी हरी कुर्सियों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठकर पहरा दे रहे हैं, तो दूसरी में गेट से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़े खड़े समय काटते सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने और सुरक्षा में कटौती होने से नाराज लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा लौटा दी, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं।
लगातार यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने खुद यहाँ से हटा दिया है। आरोप लगाया है कि सरकार ने सुरक्षा में कटौती की है। वहीं जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लालू परिवार और 10 सर्कुलर रोड पर लगी थी वो वहां से जा नहीं सकते और लालू परिवार उन्हें वहां रखना नहीं चाहता। नतीजा ये है कि पुलिस वाले सड़क किनारे समय काटने पर मजबूर हैं। दरअसल इनकी तैनाती 10 सर्कुलर रोड पर हुई है, लालू परिवार के लिए हुई है, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन क्योंकि लालू परिवार ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में जब इनकी तैनाती हो चुकी है तो ये जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में ये लालू परिवार के जो ये मकान है 10 सर्कुलर रोड है, उसके दूसरे हिस्से में देखिए किस तरह से वक्त काट रहे हैं। एक और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने सरकार पर जानबूझकर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से लालू परिवार के बंगला प्रेम पर तंज कसा जा रहा है। सरकारी बंगला के जो लोग अपनी बपूती संपत्ति समझ लेता है ना, तो लगता है जिंदगी भर के लिए बंगला को सट गया था। माना जा रहा है कि लालू परिवार जल्दी ही 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर देगा, लेकिन उसके पहले बंगले पर सियासत जारी है और वार पलटवार में भाषाई मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर अब राज्य में सियासी पारा हाई हो चुका है। पहले खबर यह आ रही थी कि इस फैसले से उपेंद्र कुशवाहा काफी ज्यादा नाराज हैं। हालांकि अब उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते तो वे खुद ये बात नहीं कहते कि वो एनडीए के साथ हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे, और उनकी जरूर कोई न कोई समझदारी बनी होगी एनडीए के नेताओं। और अब बात खान सर उर्फ फैजल खान और ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन सर की होगी। पटना के कोचिंग विवाद में सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दूसरी ओर ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा, खासकर फैजल खान उर्फ खान सर के लिए। कोचिंग विवाद में गोली चलने के बाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर के लिए मंगलवार का दिन मंगल मैसेज लेकर आया। पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। कोचिंग विवाद मामले में जहां एक तरफ खान सर को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञान बिंदु के निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उनके और उनके साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके 2-3 दिन के बाद खान सर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ था। अब जबकि खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लग गई है, लेकिन ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें कम आज नहीं हो पाई हैं। 2 जून को रात 10 बजे विवाद की शुरुआत हुई। खान जीएस में तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया गया। अगले दिन खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 जून को वायरल वीडियो में खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड फायरिंग करते दिखा। पुलिस ने 2 गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी ही बदल गई।
दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात को कबूल कर लिया। साथ में ये भी कहा कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा था। हालांकि खान सर की तरफ से बार बार कहा गया कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई और वो पुलिस को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, खान सर गायब हो गए। इसके बाद से तमाम तरह की कयासबाजी चलती रही। आज के फैसले ने साफ कर दिया कि फिलहाल रोशन आनंद को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खान सर के लिए राहत वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैजल खान यानी कि खान सर की गिरफ्तारी से पहले ही उस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के सवाल पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा असहज हो गए। देखिए, सवाल का जवाब टालते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये पूरा मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सब अभी अनुसंधान यानी कि जांच का विषय है और मामले में जो भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसकी जानकारी बाद में दे दी जाएगी। है वो अनुसंधान का विषय है और आप लोगों से मैं अवगत कराया गया है और जैसा आगे का भी रहेगा वो आप लोगों का अवगत कराया जाएगा। इसमें देखिए, ये उनके बात है। जो हमारा अनुसंधान का विषय है वो हमारा अनुसंधान चल रहा है, हमने जांच के लिए भेज दिया है और जैसा वो रहेगा आगे का रहेगा। जो मांगा जाएगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, पटना पुलिस हाईकोर्ट को नहीं करेगी इस मामले में? हमारा काम अनुसंधान करना है, हम अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के आगे जैसा आएगा उससे करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। मोतिहारी से ये बड़ी जानकारी। दरपा के गम्हरिया कला बाजार में फायरिंग हुई है। आभूषण दुकान के बाहर 3 राउंड फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। मौके से 3 खोखा बरामद हुआ। दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की गई है, ऐसी जानकारी है। और एसपी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अब एसआईटी की टीम ये जानकारी जुटाएगी कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि गम्हरिया कला बाजार में फायरिंग की गई और दहशत फैलाने की मंशा थी। जेवर दुकान के बाहर 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिस मामले में एसपी की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया। बाइक सवार 2 बदमाश आए थे जिन्होंने फायरिंग की। मौके से 3 खोखा बरामद हुआ। इसके बाद ये आराम से वहां से फरार हो गए। अब एसपी की तरफ से मामले का संज्ञान लिया गया तो एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को अब खंगालेगी और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये मामला क्या है और क्या अब तक अपडेट है खबर पर? देखिए, मोतिहारी के इलाके में, दरपा थाना इलाके में अपराधियों ने दहशत फैलाने की नियत से, लूट करने की नियत से फायरिंग की है। तो मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधी दरपा थाना इलाके के एक ज्वेलरी दुकान के सामने पहुंचे थे और दुकान के सामने फायरिंग किया और ज्वेलरी में लूट की योजना बना रहे थे। तब तक जो दुकानदार थे उन्होंने हंगामा किया और उसके बाद दहशत फैलाने की नियत से फायरिंग की गई। 3 खोखे को पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस जांच में जुटी है। एसआईटी का गठन किया गया है डीएसपी में और अपराधियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन दहशत फैलाने की जो जानकारी दी है कि इस मामले में एसआईटी गठन हो गया है। दहशत फैलाने और लूट की योजना। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए, बगहा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चखनी गांव में बगीचे की रखवाली कर रहे एक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान कसैली तुरहा के रूप में हुई है, जो घर से दूर बगीचे में रखवाली कर रहा था। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को अपने कब्जे में लेकर के जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस हत्या के कारणों और अपराधियों की पहचान में फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन इस घटना से ये सबक मिलता है और ये पता चलता है कि अपराधियों में लॉ एंड ऑर्डर का खौफ खत्म हो चुका है। और बिहार में अपराध करके बच निकलना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं। सीतामढ़ी के सुंदर यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधियों को बिहार पुलिस ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर छिपे थे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गुनाह का हिसाब सीधा और साफ। बिहार की पुलिस अपराधियों को नहीं करती माफ। सीतामढ़ी में मर्डर, ऋषिकेश में एनकाउंटर। पुलिस की रडार पर हर एक गैंगस्टर। बिहार में अपराध करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस राज्य की सीमा को पार करते ही आप महफूज हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस का संकल्प सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए एक सीधा और कड़ा अल्टीमेटम है। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां के बहुचर्चित सुंदर यादव हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। बीती 18 मई 2026 को नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक सुंदर यादव की अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही दो कुख्यात मुख्य आरोपी वसीम और अकरम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। अपराधियों को लगा कि वे बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड की वादियों में छिपकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे। चलिए, वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।